नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पावर सेंटर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर परसों मतदान होगा। झारखंड की 38 सीटों पर भी परसों वोटिंग होगी। प्रचार थमने से पहले दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर परसों मतदान होगा और झारखंड की 38 सीटें जिन पर परसों वोट डाले जाएंगे। और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने रैलियां निकालकर ताकत दिखाई। कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। यूपी में 20 नवंबर को होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज आखिरी दिन सियासी दलों ने खूब जोर लगाया। प्रचार का शोर थम गया, लेकिन दिन भर गहमा गहमी रही। कानपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सबसे ज्यादा आजमाइश देखने को मिली। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के समर्थन में पार्टी सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं और जो बीते हुए चुनाव भी लोकसभा के रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन ने दबाव बनाने का काम किया है। सरकार जान रही है कि वो जीत नहीं रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आगे लेकर इस तरह के दबाव बनाने की कार्य कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कानपुर में ताकत दिखाई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने तो साफ कह दिया कि हिंदू वोट कभी नहीं बटेगा। 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। अब नहीं बटेंगे और अब कभी नहीं बटेंगे। यूपी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए न योगी ने कोई कसर छोड़ी है और न अखिलेश ने। और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में देखिए, प्रचार का आज आखिरी दिन था और न्यूज मेकर हैं धारदार जुबान के साथ विरोधियों पर हमला बोलने वाले AIMIM के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। उनके बुलडोजर वाले बयान ने यूपी का सियासी पारा नए सिरे से चढ़ा दिया है और आज यही न्यूज मेकर हैं, क्योंकि जिस बुलडोजर को योगी की सबसे बड़ी USP माना जाता रहा है, उसी पर ओवैसी ने प्रहार किया है जमकर। और देखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर एक नहीं बल्कि कई हमले बोले। जहां एक तरफ ओवैसी ने बुलडोजर को टारगेट किया, तो दूसरा अटैक बटेंगे तो कटेंगे पर किया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर प्रचार भले ही आज थम गया, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है बीजेपी वालों। इंदिरा गांधी भी यही समझती थी, आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम है तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है। जिस तरह से ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से PM मोदी और CM योगी की तुलना की है, उससे सियासी तपिश बढ़ गई है, क्योंकि ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने बुलडोजर को लेकर भी जमकर हमला बोला। बाबा, तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और RLD के बीच है, जिसके लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों प्रचार थमने से पहले अपने अपने उम्मीदवार के लिए दम दिखाते नजर आए। आपस में समन्वय नहीं बन रहा, चाहे दिल्ली में हो चाहे बंगाल में, आपने देख लिया गाली गलौज भी हो रही है। अब ये सत्ता में बैठ के क्या काम करेंगे, ये तो रस्सी का जो है अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन मीरापुर के सियासी दंगल में ओवैसी की एंट्री ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। तो देखिए, यूपी के उपचुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये तो आपको समय बताएगा, क्योंकि ओवैसी सिर्फ योगी पर हमलावर नहीं थे। उन्होंने अखिलेश यादव को भी आज अपने निशाने पर लिया। क्या कहा, आपको सुनवा। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे, रे दरी बिछाओ, जवानी कुर्बान। और दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी का कमल थाम लिया। दिल्ली के चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भूचाल अभी से आया हुआ है।
कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शामिल होते ही उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन पर दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। तो जितने भी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र सचदेवा, जय पांडा और दुष्यंत गौतम भी मंच पर मौजूद थे। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने की सूचना दी थी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बहाने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगेंगे। जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से अभी से ही दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। और चुनावी मौसम आते ही पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस के नेता सुमेश शौकीन जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, दूसरी तरफ राघवेंद्र शौकीन को सरकार में शामिल किया गया है। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने राघवेंद्र शौकीन को कैबिनेट मंत्री बना दिया। राघवेंद्र शौकीन नांगलोई से विधायक है। जाट समाज में शौकीन की अच्छी पकड़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये दांव चला। पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने के लिए जितना टाइम मुझे मिला है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और अपने क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। पार्टी जब चौथी बार आए तो दोबारा पार्टी मुझे मौका दे और मैं और बेहतर काम कर सकूं। दूसरी ओर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुमेश शौकीन भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार ने देहात के इलाकों में भी विकास का काम तेजी से किया है। जो विकास दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है। चुनाव होने में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। इधर भोपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अकाउंट खोलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने जब एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा तो बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने बिहार के 7 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया जो फर्जी अकाउंट बनाकर करोड़ों का लेन देन करते थे। आरोपियों ने 1800 अकाउंट बनाकर जालसाजों को बेचे। एक फर्जी अकाउंट को आरोपी करीब 10,000 में बेचते थे। कहने को तो चौथी और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। हैरानी की बात यह कि सभी आरोपी महज 12वीं तक पढ़े हैं। हम आपको बताते हैं कॉल सेंटर के जरिए किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। आरोपी ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जो पैन कार्ड से लिंक नहीं होता था। दस्तावेज को एडिट कर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। इसी फर्जीवाड़े के सहारे सिम कार्ड खरीदा जाता था। आरोपी बाद में बैंक अकाउंट और सिम ठगों को बेच देते थे। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनके कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है। ये गिरोह अब तक 6 शहरों में ऐसी वारदात कर चुका है। इस मामले में बैंक कर्मचारी समेत कई विभागों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है और बीजेपी ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद खामोशी छाई हुई है।
रविवार को बेलडांगा इलाके में दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। दोनों तरफ से जमकर बवाल हुआ। खबरों के मुताबिक इलाके में पूजा पंडाल के पास लिखे संदेश को लेकर दो गुटों में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की भी खबर है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बरकरार है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता राज में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। बेलडांगा में भी जिस तरीके की माहौल बनी, सांप्रदायिक माहौल बनी, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चनेबल है। नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए थे और जिस तरीके से उस्काया गया लोगों को दंगा करने के लिए, ये पूरी दर्शाता है कि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी की कोई ग्रेटर प्लानिंग है। फिलहाल अफवाहों को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इलाके में हर जगह पुलिस बल तैनात है। बात मणिपुर की, जहां हिंसा लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ इसे लेकर एक बैठक की है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि हालात काबू में करने के लिए 50 अतिरिक्त कंपनियों को वहां भेजा जाएगा। जहां एक और मणिपुर सुलग रहा है, वहीं मणिपुर को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए। किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछ हो जाकर ना, काहे नहीं जा रहे हैं आप? जबकि विपक्ष को जवाब देने के लिए एनडीए भी पलटवार करने मैदान में उतर आई है। आज से जो 4 साल 3 साल पहले जो मणिपुर की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है। फर्दर और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव है, बॉर्डर इलाका है और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी मोदी जी की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। मणिपुर हिंसा पर संघ ने भी चिंता जताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की है। अब एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया है। दूसरी ओर इम्फाल में स्कूल कॉलेज 19 नवंबर तक के लिए बंद हैं। और गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां एक सीनियर ने एक छात्र की इतनी रैगिंग की कि उसकी जान चली गई। ये गुजरात के पाटन जिले का GMERS मेडिकल कॉलेज है। यहाँ छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ रैगिंग की सनक ने एक MBBS छात्र की जान ले ली। कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग के दौरान छात्र को 3 घंटे तक खड़ा रखा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। वर्ष के जो छात्र हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसमें टोटल 15 एक्यूज का नाम है। इसमें जो ओरली स्टेटमेंट ले रहे हैं, जो मेडिकल जो एविडेंस है वो इकट्ठा कर रहे हैं। बता दें ये घटना 16 नवंबर की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्र को अस्पताल ले गई। बयान देने के बाद छात्र ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर जयेश पांचाल ने आशंका जताई, छात्र की मौत का कारण अंदरूनी चोटें हो सकती हैं। ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड इवेंट कॉलेज कैंपस में हुआ है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहीं इस घटना में रैगिंग से पहले की चोट भी सामने आई, जिससे पता चलता है कई और छात्र भी रैगिंग के शिकार हैं, क्योंकि ग्रुप में छात्रों के मैसेज डिलीट किए गए, जिससे संदेह और ज्यादा गहरा गया। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने 15 सीनियर छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। और बीती रात मेरठ का NH-58 गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। दरअसल एक रिटायर्ड फौजी ने मसूरी से लौट रही एक ट्रैवलर पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। कई छात्रों की जान आफत में आ गई। ये गोली के निशान, टूटे हुए कांच और खौफ से भरे चेहरे किसी को भी दहशत से भर सकते हैं। क्योंकि सोचिए कि आप बस में हो, कोई आप पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे और बचने की कोई जगह न हो तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ रविवार को मेरठ में NH-58 पर, जहां मसूरी से लौटकर आ रही एक ट्रैवलर पर एक रिटायर्ड फौजी नितिन सिरोही ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली हृदय नाम के छात्र के पेट को छूकर निकली। हृदय की जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया। दरअसल रिटायर्ड फौजी फ्लाईओवर पर एक जोमेटो वाले से अभद्र व्यवहार कर रहा था, जिसका छात्रों ने विरोध किया तो रिटायर्ड फौजी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
नितिन सुरई को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की गई तो इसने बताया कि घबरा गया था, घबराहट में इसने फायरिंग की। इसको ये परिवार साथ में बैठा था इसकी गाड़ी में, जो इनका कहना था। ये पिस्टल थी, हमने कब्जे में ले ली, उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी लाइसेंसी पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। लेकिन इस गोलीकांड से छात्रों में दहशत का माहौल है। और दिल्ली में प्रदूषण लगातार अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की मांग की है। केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन की ओर से यह मांग रखी गई है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है और केंद्रीय कर्मचारियों ने इसी को लेकर वर्क फ्रॉम होम की मांग रखी है। केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन की तरफ से यह कर्मचारियों की मांग कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। और दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई और साथ ही ये जवाब मांगा कि अब तक आपने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली वासियों की सांसों में भरते जहर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का सब्र भी जवाब दे गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और सख्ती से एक्शन न लेने के लिए दिल्ली सरकार की लेट लतीफी को जिम्मेदार बताया। दिल्ली की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब वकील गोपाल शंकर नारायण ने दावा किया कि कोर्ट रूम के अंदर का AQI 990 के ऊपर था। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक अगला आदेश न आए, दिल्ली सरकार कोई भी पाबंदी हटाने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रेड 4 लागू करने का निर्देश दिया है। 12वीं तक की सभी क्लास बंद करने और 10वीं 12वीं की क्लास ऑनलाइन करने को कहा है। वहीं सरकारी दफ्तर को 50% स्टाफ से चलाने का आदेश है। दिल्ली के प्रदूषण पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि तब तक क्या दिल्ली की हवा साफ होगी। और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। चारों तरफ धुंध की चादर दिखाई दे रही है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। धुंध की ऐसी मोटी परत छाई है कि आसमान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल लोगों को मास्क बांट रहे हैं ताकि जहर से भी जहरीली हो चुकी दिल्ली की हवा से लोगों को बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है हर क्षेत्र में इस तरह से मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो 10 सालों में पोल्यूशन को बद से बदतर करने का काम किया। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू है, बावजूद इसके दिल्ली की हवा WHO की तय लिमिट से 60 गुना ज्यादा जहरीली है। सोमवार को PM 2.5 का लेवल 907 पर पहुंच गया। दिल्ली की आप सरकार इस धुंध के लिए पराली को जिम्मेदार बता रही है। देश भर में पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर समस्या को दूसरे राज्यों पर ट्रांसफर कर देती है, टोपी ट्रांसफर कर देती है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली की इस दशा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही। सरकार काम करती नहीं है और 10 साल खराब कर दिए दिल्ली की जनता का भाजपा और आम आदमी पार्टी के झगड़े में। दिल्ली की इस खराब हवा के कई कारण हैं, जिनमें एक बड़ा कारण बढ़ती गाड़ियां और उससे निकलने वाली वो जहरीली गैस है जो दिल्ली को ICU तक ले आई है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो दिल्ली में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, वातावरण दमघोटू होता जा रहा है। दिल्ली के आपको 10 अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं शाम 5 बजे तक का। वहां की कैसी तस्वीर थी, क्या AQI था, देखिए आनंद विहार का आपको दिखा रहे हैं 499, पटपड़गंज में AQI 500 दर्ज किया गया, नेहरू नगर में 500, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 500, सीरी फोर्ट इलाके में भी 500, विवेक विहार में 499, मंदिर मार्ग में 499, सोनिया विहार में AQI 499 और जहांगीरपुरी में 500 AQI दर्ज किया गया है। तो फिलहाल लगातार जो स्थिति है प्रदूषण की वजह से दिल्ली में वो खराब होती हुई ही दिखाई दे रही है। और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, ये कहते हुए कि अगले 5 दिनों में तेजी से बढ़ेगा कोहरा। दिल्ली NCR के अलावा हरियाणा पंजाब में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। पूरे इलाके में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान।
तो अगले 5 दिनों में तेजी से बढ़ेगा कोहरा और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसे हिरासत में लिया गया है। अभी इसको लेकर जो और जानकारी सामने आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। कई मामलों में अनमोल बिश्नोई का नाम, जिसे लेकर लगातार पुलिस ढूंढ भी रही है, कई मामलों में उसका नाम भी दर्ज। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई के भाई से जुड़ी हुई, जिसे हिरासत में लिया है अमेरिका पुलिस ने। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। अब किस तरीके से ये हिरासत में लिया गया, कहां से पकड़ा है, किस तरीके से पूछताछ हो रही थी क्या, या फिर किस तरीके की ये कार्रवाई है, इसके लिए आपको हम आगे जानकारी देंगे जैसे ही जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको हम सूत्रों से बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी डिटेल। लॉरेंस बिश्नोई के भाई जिसे हिरासत में लिया है अमेरिका के कैलिफोर्निया से, फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर ये कार्रवाई हुई है। अभी ये जानकारी मिल रही है, सूत्र ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भाई, बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ अनमोल बिश्नोई, जिसे हिरासत में लिया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया से। बीते दिनों जिस तरीके से कई मामले इस तरह के आए जब बिश्नोई गैंग की तरफ से जो जानकारियां मिली। अच्छा, अभी फिलहाल ताजा जानकारी और क्या है, इस पर पूरी खबर क्या है, समझने के लिए मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय, पूरी खबर बताएं। शिरीन, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जो कि अमेरिका में रहता था। यहाँ भारत से फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद वो अमेरिका चला गया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल से ऑपरेट करता है, उसके कामकाज को अनमोल बिश्नोई अंजाम देता था और कहीं न कहीं एक लिंक का काम अनमोल बिश्नोई किया करता था। पिछले महीने जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया था और भारतीय एजेंसियां अमेरिका की जो एजेंसियां उनसे संपर्क में थी और अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी साझा की गई थी। तो सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। अब चूंकि अब आगे की प्रक्रिया भारतीय केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है और अमेरिका की एजेंसियों के हाथ में है कि अब इसे आगे किस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। प्रत्यर्पण की बात चल रही होगी या कोई प्रक्रिया की बात चल रही होगी, तो ये एजेंसियों के हाथ में है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई का नाम उसका सामने आया, इस मामले में अब तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जब गिरफ्तारियां हुई, इसमें पकड़े गए लोगों ने अनमोल बिश्नोई का नाम का जिक्र किया, साथ ही साथ जो लिंक निकल कर आया था वो अनमोल बिश्नोई का नाम का निकल कर आया था। एक चीज और भी है कि अनमोल बिश्नोई पर एजेंसियों ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषणा कर रखी थी उसकी जानकारी देने वालों पर। और इसके अलावा अगर हम एनआईए केसेस की बात करें तो अनमोल बिश्नोई पर 18 मामले लंबित है, 18 मामले में वो आरोपी है, फरार आरोपी बताया गया है। तो कहीं न कहीं चाहे सलमान के घर पर फायरिंग का मामला हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो या अन्य 18 एनआईए के जो मामले हो, इस मामले में ये फरार आरोपी है, इसीलिए और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। अमेरिका से जानकारी साझा की गई थी वहाँ की एजेंसियों से और जो जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को डिटेन करके रखा गया है और आगे की अब कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई हिरासत में लेने की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस, देखिए अभी क्योंकि दोनों की नजरें इस खबर पर बनी हुई होंगी, क्योंकि किस तरीके से अब आगे क्या कार्रवाई होती है, प्रत्यर्पण को लेकर किस तरह की कोशिशें की जाएंगी, ये फिलहाल अभी इसका इंतजार करना होगा। इन तमाम जानकारियों को लेकर बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए, इस बातचीत के लिए। इस पर नजर हमारी रहेगी बड़ी खबर पर। एक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अडानी के पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर तीखा हमला किया, तो बीजेपी नेता भी पोस्टर लेकर मैदान में उतर गए। धारावी में अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने अडानी के पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी पोस्टर से पलटवार किया। इस पोस्टर वॉर की शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेफ यानी तिजोरी लेकर पहुंचे थे। सेफ खोलकर 2 पोस्टर निकाले और अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए इसे एक है तो सेफ है नारे से जोड़ दिया। एक है तो सेफ है, एक कौन है,
एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का। उद्धव ठाकरे के बयान का हवाला देकर एबीपी न्यूज ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार बनने पर अडानी समूह का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा, जिस पर राहुल ने उद्धव के बयान का समर्थन किया। पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मी जर काही करेन तर अदानीसाठी अदानीच्या घशात घातलेली मुंबई ही पहिली काढून घे। हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अघाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो। राहुल के पोस्टर में अडानी के साथ मोदी थे तो बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने अडानी के साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर दिखा दी, जिस पर लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक हैं। धारावी में इनके दिमाग में शेक है। इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी एबीपी न्यूज से बड़ी बात कही थी। धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे, उन्होंने यह सब तय किया है। 20 नवंबर को इन दावों का इम्तिहान है। और राहुल गांधी के इन आरोपों पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो महाराष्ट्र की तिजोरी पर डाका डालने के लिए आए हैं। तो राहुल गांधी ने जो बड़े आरोप लगाए, उन आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये पलटवार, ये कहते हुए कि वो महाराष्ट्र की तिजोरी पर डाका डालने आए हैं। राहुल गांधी जी ने आज एक यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। हमें लगा महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्होंने तो उस तिजोरी में से निकाला क्या? अदानी का फोटो निकाला, लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए, लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। और महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई शुरू हो गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार बताया है। या माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। महाराष्ट्र की सियासत में गद्दार कौन है, अब इसे लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र के चिवड़ी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा वार किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ी उसकी वजह उद्धव ठाकरे ही है। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में 2019 में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह भी उद्धव ठाकरे हैं। जे 2019 पासून या महाराष्ट्रामध्ये घडलंय ते या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत फक्त एक माणूस आहे, एक माणूस, त्याचं नाव उद्धव ठाकरे। या माणसाच्या वागणुकीमुळे पहिल्यांदा राणे बाहेर पडले, मग मी बाहेर पडलो, मग शिंदे बाहेर पडले। माननीय बाळासाहेबांना त्रास देऊन जो फुटून पहिला जो गेला माणूस ते छगन भुजबळ, ते भुजबळांबरोबर हा माणूस त्यांना मातोश्रीवरती जेवायला बोलवतो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए एकनाथ शिंदे को गद्दार कह चुके हैं। उद्धव के पिताजी ने पार्टी बनाई और उसमें शिंदे जी थे। अब शिंदे जी ने सारे एमएलए को तोड़ लिए। उनकी तुलना ये एकनाथ शिंदे जी कैसे कर सकते हैं गद्दारी में? उन्होंने कौन सी गद्दारी किया? चुनाव के बाद भी इस मामले में सियासी संग्राम जारी रह सकता है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित बयान दे दिया। किस तरीके से, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में योगी आदित्यनाथ उद्धव ठाकरे गुट के निशाने पर थे। यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर बीकेसी सभा में विवादित बयान दे दिया। एक जोकर येतोय, भगवे कपडे घालून बिचारा आमच्या भगव्या कपड्याचा अपमान करतो। विचार काय त्याचा? बटेंगे तो कटेंगे। अरे तुझा बाप आला पाहिजे इथे आम्हाला बाटायला आणि काटायला।
उद्धव ठाकरे ने भी बटेंगे तो कटेंगे बयान पर महायुति को घेरा। उद्धव ने सीएम योगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। योगी के खिलाफ संजय राउत के बयान का विरोध हो रहा है। वाराणसी के साधु संतों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो इस प्रकार से अशब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और इनकी मानसिकता समझ में गई कि ये लोग हिंदुत्व से चिढ़ते हैं और इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। संत समाज के ऊपर टिप्पणी करना अति निंदनीय है और मैं सरकार से मांग करता हूँ उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। बीजेपी ने करारा प्रहार करते हुए संजय राउत की तुलना यूपी के समाजवादी नेता आजम खान से की। कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि दे चुकी। ये उत्तर प्रदेश में आजम खान जिस तरह के बदजुबान नेता हुआ करते थे ना, ये उस तरह के महाराष्ट्र के आजम खान है। और जैसे आजम खान को बदजुबानी के मामले में कोर्ट से सजा मिली है, एक न एक दिन संजय राउत को भी कोर्ट से सजा मिलेगी। महाविकास अघाड़ी के नेता महायुति को महाराष्ट्र के लिए खतरा बता रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि जनता ने उद्धव और एकनाथ शिंदे की सरकार को देखा है, पब्लिक को पता है कि किसके राज में कौन सेफ है। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नोएडा के बहलोलपुर से आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है और बिल्डिंग के पास बताया जा रहा है नींव की खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान एक मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में काम कर रहे 3 लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। तो एक बिल्डिंग के पास नींव की खुदाई हो रही थी, जिस वजह से इमारत गिरी और जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।